Hello everyone, myself Dr. Devake Chandrakar. Recently I am medical officer in CHC Utai. It is the state government. I am permanent state regular employee of state government, Chhattisgarh, Durg district. I want to say about some tips regarding NEET exam. हम लोग जनरली नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है शुरू में कि पहले तो समझ नहीं आता कि हम लोग को पढ़ना क्या है, एक्चुअल में अप्रोच क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग सबसे पहले हमारा दिमाग में जाता है कि हम कहाँ कोचिंग ज्वाइन करें या क्या करें। तो सबसे पहले होता है कि आपको रिसोर्स, जो पढ़ाई का सोर्स है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली हमको गाइडेंस के लिए भी सही आदमी चाहिए और पढ़ने के लिए भी सही चीज़ चाहिए। तो हमारे सबसे पहले अगर आप चुनते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सही गाइडेंस कहाँ से मिले। तो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है और जहाँ तक कि मुझे पता है कि सिद्धांता फाउंडेशन एक बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि वो डे बाय डे प्रोग्रेस करते जा रहा है, इट गोज़ हायर एंड हायर। तो आपको गाइडेंस तो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको कई बार ऐसा होता है कि हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या होता है। तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये डिपेंड करता है। ये जो मैंने लास्ट में बोला कितना पढ़ना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो बिना फैकल्टीज़ बिना गाइडेंस के नहीं हो सकता। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर हम खोलने को जाएँ तो मार्केट में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। हर चीज़ को हम एक चीज़ को अगर हम तराशते रहेंगे तब तो फिर पूरा समय निकल जाएगा और हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि जो फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि डे बाय डे आप घर में जाके रिवाइज़ करें। जैसे मैं क्या करता था, मैं जब पढ़ता था तो मैं डेली रिवीजन करता था। रोज़ शाम को जैसे मेरी क्लास सुबह हुई 5 घंटे 6 घंटे, तो मैं डेली रिवाइज़ करता था डेली। उसमें क्या होता था, रिवीजन करने से मैं एक टारगेट लेके चलता था कि मुझे आज इतना टारगेट मुझे अपना ख़त्म करना है, मुझे आज ये चैप्टर ख़त्म करने हैं। तो मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाता था। तो उसमें क्या होता था कि मुझे पता रहता था कि मुझे आज इतना सब्जेक्ट करना है, इतना करना है, और उसके बाद फिर मैं MCQs लगाता था। तो आपको एक सही चीज़ ये होती है कि अब ये बात आती है पढ़ना है तो किससे पढ़ना है। तो बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम आज सिद्धांता में पढ़े, हमको सर ने बताया। जैसे बायोलॉजी डॉक्टर साई श्रविन अपने आप में बहुत बेस्ट हैं, उनको NCERT पूरी एक तरह से देखा जाए लाइन टू लाइन वो बोलते हैं, और उनको खुद भी पूरी लाइन टू लाइन पढ़ी हुई है। तो मैं भी यही बोलूँगा कि मैं भी खुद यही करता था कि NCERT की जब तक आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जाम्स में समझ के चलिए आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 95% क्वेश्चंस NCERT की लाइन से होती है। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप तो वैसे ही गेम से बाहर हैं। तो आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना मस्ट है, मस्ट रीड करना है। उसके अलावा अगर कुछ पढ़ेंगे तो अलग बात है, उतना समय मिल रहा है तो। बाकी आपको NCERT तो मस्ट पढ़ना है। और बाकी साई श्रविन सर जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसा है कि वो आपको NCERT की पूरी लाइन टू लाइन करा देंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आपका एक तो ये है कि बायोलॉजी के लिए तो आप एकदम निश्चिंत ही हो जाइए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बचा तो वो हमारे फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उनको सिर्फ फॉलो करिए। मैं आपको अभी भी वही चीज़ बोल रहा हूँ, आप बस कोचिंग जाइए, जो कॉन्सेप्ट समझाया गया उसे घर आके एक बार रिवाइज करके उसके MCQs लगा लीजिए। बस आप दिन में इतना कर लीजिए, उसको भूल जाइए। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नया टॉपिक, नया चीज़ के साथ तैयारी कीजिए। आप इतना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि मतलब ये तो मेरे को तो कुछ बर्डन ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग गलती यही करते हैं कि उस दिन का काम पेंडिंग छोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ करते हैं। आप पेंडिंग मत छोड़िए, चीज़ों को उस दिन ख़त्म करिए। देखेंगे आपकी, क्योंकि सिलेबस नीट एक तो ऐसे ही बहुत ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, इतना टफ एग्ज़ाम है, कोई आसान नहीं है। इसमें कि आप खुद जानते हैं कि नीट के 11, साढ़े 11, 12 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं हर साल। मतलब उसको क्रैक करना इट्स नॉट ईजी जॉब। तो आप जैसा बताया जाता है यहाँ पे सब
आपको पता है कि ये खुद इतने एक्सपीरियंस, उनको पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये चीज़ मैं अभी भी उसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ अगर यही चीज़ लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अरे हम ये भी पढ़ लेंगे, हम वो भी पढ़ लेंगे, हम यहाँ से ही पढ़ लेंगे, हम सब जगह से पढ़ लेंगे, और आखिरी में कुछ उनको रिवाइज कर नहीं पाते, और फिर लास्ट में उन एग्ज़ाम आ जाता है, रिकॉल कर नहीं पाते हैं। तो बुक्स के लिए आपको बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। अब आया केमिस्ट्री का सेक्शन। तो केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 होते हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों के लिए सबसे बेस्ट होता है। इवन मैं नीट के आईआईटी एस्पिरेंट्स को भी बोलता हूँ, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। और एनसीईआरटी, अच्छा बायोलॉजी में एनसीईआरटी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, फिंगर टिप्स भी आप ऐड करिए। फिंगर टिप्स भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी को पूरा कवर कर देता है वो। अच्छा, हम केमिस्ट्री में थे, तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल है उसमें आप एक्सरसाइज जो होती हैं, स्पेशली एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज, वो बहुत ही, मतलब मैं तो बोलता हूँ आईआईटी भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देता है उससे। एनसीईआरटी इतनी बेहतरीन बुक है कि उसके कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे, आप खुद पेपर उठा लीजिए। मैं आपको क्या बोलूँ, आप खुद पेपर उठा लीजिए प्रीवियस ईयर्स और देखिए आईआईटी ने एनसीईआरटी के उठाए क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक, देखो फिजिकल तो ऐसा है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना है। इनऑर्गेनिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी से याद करना चीज़ें। ऑर्गेनिक को थोड़ा कॉन्सेप्ट्स बनाना रहता है, तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी, और मेरे को लगता है एनसीईआरटी सफिशिएंट रहता है। बाकी आपको यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगे। जो नीट और आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी जो यहाँ के फैकल्टीज़ देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको कैसे और एक्स्ट्रा में क्या करना है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही है। उसके बाद आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको डेली लाइफ से वो करिए, कोरिलेट करिए। जितना आप फिज़िक्स को रटने की कोशिश कभी मत करिएगा। मतलब फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िक्स हम लोग भी, जब मैं पढ़ता था तो उस समय कभी भी मैं उसको हमेशा ये सोचता था कि ये साइकिल चल रहा है तो उसका अगर वो चक्का चल रहा है पीछे का वो टायर, तो उसमें कितनी एनर्जी लग रही है, हम पैडल मार रहे हैं तो कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, कितना मैकेनिकल, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी लग रही है, कितना। तो आप 5-6 कॉन्सेप्ट्स अगर मिला के डेली लाइफ से कोरिलेट करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक में सबसे अच्छे से दिया हुआ है। आई थिंक एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है जिससे आपको, मैं जो अभी आपको जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगी। और उसके जो एक एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे होते हैं, उसके जो पॉइंट्स टू पॉन्डर वाले सेक्शन है और जो एक्सरसाइज वाला सेक्शन है उसमें इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, उतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उस लेवल के कि आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे सही है मेरे आईआईटी के लिए। और एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा हाई लेवल अगर आप जाते हैं तो एचसी वर्मा की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। मतलब आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं नीट के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, उसके एग्जाम्पल्स भी आप अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में जो फिज़िक्स के हैं। मतलब इतनी बेहतरीन है, मैं आपको क्या डेली लाइफ इतना कहना चाहिए, रियल क्वेश्चंस है उसमें। और फिज़िक्स के साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस करिए फिज़िक्स में, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा कि आपको स्पीड चाहिए। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पीड। देखो प्रैक्टिस तो सब करते हैं, लेकिन जो एक स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम आजकल बहुत मैटर करता है। क्योंकि आजकल मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं थोड़ा सा टाइम शुरू में मेरे साथ मॉक टेस्ट में मेरे साथ स्पीड कम पड़ती थी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए, जो हमारे सिद्धांता का बहुत एक अच्छे किट में है। मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है, तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बहुत फ़ायदे हैं। टेस्ट सीरीज़ से आपको एनालाइज होता है डेली, आपको पता चलेगा कि मैं कितना, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो आपके रियल एग्ज़ाम से टोटली मैच खाता है।
वो आप उस पैटर्न को मैच खाता है, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली उस लेवल का हूँ कि नहीं जो मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये बहुत मैटर करता है। और बाकी आपको बायोलॉजी में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा डायग्राम्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डायग्राम्स आजकल टाइम थोड़ा सा इमेजेस का भी है, तो इमेजेस के क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो इमेजेस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप थोड़ा इमेजेस पे भी डायग्राम्स जो हैं एनसीईआरटीज़ के, खैर आपको वो सर तो बहुत अच्छे से बता देंगे बायोलॉजी में जो है, उसके लिए वो एक्स्ट्रा एज देने के लिए तो हैं आपको, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी मत छोड़िएगा। और फिंगर टिप्स जो है उससे सारे, इवन फिंगर टिप्स से बोलता हूँ आप सभी के कर लीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स के भी आती हैं फिंगर टिप्स, बायोलॉजी के तो करना ही है, उसको भी आप करिए। उससे आपका ये होगा कि आपका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक बार एनसीईआरटी क्लियर कर ली तो मुझे नहीं लगता कि शायद एग्ज़ाम निकालना उतना टफ हो। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता था आपको, अब अपन ये सब तो बात हुई अपनी कि क्लासेस में पढ़ना कैसे है, अपन को खुद सेल्फ स्टडी में कैसे पढ़ना है, सेल्फ टाइम पे कैसे पढ़ना है। अब बात आती है कि टेस्ट सीरीज़ की। अब ये टेस्ट सेक्शन का टाइम आता है, अब हमारा समय पास आ रहा है एग्ज़ाम्स के, तो हम जितने सैम्पल मॉक टेस्ट बोलते हैं, जितना हम टेस्ट देंगे, क्योंकि देखो शुरू से अगर ये एक्चुअल में सही स्ट्रैटेजी वो होती है कि हम हर चीज़ को, पूरी बुक को तो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते शुरू से, जब पूरी नोट्स को पढ़ना पॉसिबल उतना नहीं होता आखिरी समय में। तो क्या किया जाता है, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतनी तुम्हारी गलतियां सामने आएंगी, उतना तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे को किस पे फोकस करना चाहिए, मेरे वीक लूप होल्स कहाँ पे हैं, मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। जैसे जो कोई भी मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद अपन उसको क्या करेंगे, वैसे एक चीज़ होती है, एक सही स्ट्रैटेजी होती है कि हम जैसे एक फॉर एग्जांपल आज मैंने दिया मॉक टेस्ट 1, उसके बाद मैंने अपने को पूरा मैंने टेस्ट दिया, मेरे टेस्ट स्कोर है। अब आप उसके लिए चिंता मत करिए, आप बिल्कुल पैनिक मत, ये लोग बहुत पैनिक होते हैं मॉक टेस्ट 1 का, ओ शिट बहुत ज़्यादा यार मेरा मॉक टेस्ट 1 में इतने कम मार्क्स आए, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने कम से स्टार्ट किए और वो आखिरी मॉक टेस्ट आज तक वो बहुत ज़्यादा टॉप करने लग जाते थे, नहीं तो अराउंड टॉपर्स के अराउंड तो आ ही जाते थे। उनका स्ट्रैटेजी क्या होता था, मेन चीज़ ये होता है कि हमें मतलब हमारी गलती क्या होती है पता है, हम पैनिक करते हैं और छोड़ देते हैं। एक्चुअली एक बहुत मेरा फेवरेट थॉट है यूसेन बोल्ट का। यूसेन बोल्ट मेरा फेवरेट, बहुत मेरा इंस्पिरेशनल मॉडल है। यूसेन बोल्ट क्या बोलता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम दौड़ा था ना, तो वो ओलंपिक में हार गया था, मतलब फर्स्ट तो छोड़ो, मतलब कुछ था ही नहीं वो। और उसके 4 साल के बाद उसने बोलता है कि यूसेन बोल्ट बोलता है कि यहाँ लोग 4.5 साल ट्रेन हुआ, तब जा कर के मैं 9.1 सेकेंड्स फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, इतना बड़ा स्प्रिंटर बना। और लोग यहाँ 4 महीने करके थक जाते हैं और बोलते हैं हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। मतलब एक इंस्पिरेशन है। तो आदमी, और इवन आप ये यूसेन बोल्ट का खुद देखोगे आप, मेरे को एक चीज़ और उसकी अच्छी लगती है कि आप बचपन में अगर उसका स्टोरी पास्ट निकालोगे, उसकी हिस्ट्री, तो वो 4 साल तक तो चल भी नहीं पाता था ठीक से, जो आज फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ है। तो वही बात होती है कि आदमी, लोग उठते वही हैं, प्रोग्रेस वही करते हैं जो हिम्मत नहीं हारते, और हार वही जाते हैं जो हिम्मत छोड़ देते हैं। इसलिए लगे रहोगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट को, फर्स्ट मॉक टेस्ट से अपने को वो नहीं होना है, एकदम डिप्रेस नहीं होना है कि भैया मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में एकदम कम मार्क्स आ गया, मैं क्या करूँ। आप फर्स्ट मॉक टेस्ट दो, उसमें अपने देखो कि मैंने कहाँ गलतियाँ की है, होने दो गलती, कोई बात नहीं। तो जो गलती होती है उसको एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में लिखो सारे क्वेश्चंस को, उसी दिन उस टॉपिक को, उस क्वेश्चंस को निकालो, उससे जितने टॉपिक्स हैं उसको पढ़ो। उस टॉपिक्स को पढ़ने से ये होगा कि आपके नेक्स्ट टाइम जब आप दोगे तो वो चीज़ें गलती नहीं होंगी। तो ये आपका एक एडवांटेज आप दूसरे अपने पास रखोगे। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे, फिर ऐसे अपने मॉक टेस्ट ऐसे कम से कम 25-30 मॉक टेस्ट दोगे, तब आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा लगेगा कि अरे अब तो सारे क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए मेरे। ऐसा होता है, एक टाइम आता है लास्ट में कि लगता है कि अब तो सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आने चालू हो जाते हैं, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है वो। तो वही चीज़ है
सिर्फ के लिए घबराना नहीं है, बस आपको फॉलो वही करना है, जो गलतियाँ हो रही हैं उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो, फिर से उसको मॉक टेस्ट दो, फिर वही करो, यही साइकिल बना के रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग एक चीज़ गलती करते हैं, मैं जो गलती करता था, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाता था, और जो मैं पढ़ता था जोश में, एकदम फुल जोश में पढ़ता था। सुबह उठा, कुछ नहीं, सीधा पढ़ने, सीधा स्टडी टाइम जाके पढ़ता था। मैं 12 बजे तक पढ़ते ही रहता था कंटिन्यूसली, मतलब पानी वानी भी कई बार नहीं पीता था मैं। तो शुरू में तो मैंने अपना जोश बहुत दिखाया, तो उसमें क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन तबीयत ख़राब हुई, मुझे जॉन्डिस हो गया, फिर बाद में समझ आया मुझे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि न्यूट्रिशन, हेल्थ को सबसे इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि अगर बिना हेल्थ के तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक एनर्जी रहेगी बॉडी में तभी दिमाग काम करेगा। अब सभी जानते हैं कि ब्रेन इज टोटली फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज, तो हमको पता है ब्रेन को वो बाकी सब तो चला लोगे किसी ना किसी चीज़ से, कोई कीटोन बॉडी से लो, कहीं प्रोटीन से लो, कहीं फैट से लो, कहीं से एनर्जी तो मिल ही जाती है बाकी सब चलाने के लिए, लेकिन ब्रेन को तो भैया ग्लूकोज ही चाहिए, तो उसके तो खाना तो पड़ेगा। तो इसीलिए आप न्यूट्रिशन को, अपने हेल्थ को, इवन फिटनेस को बोलता हूँ मैं, ध्यान दो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप मेडिटेशन करो, आप योग करो, आप मॉर्निंग वॉक करो, फिट एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा ना, ये सब चीज़ें हम लोगों को लगती कि बहुत फालतू चीज़ें हैं, एक्चुअली शुरू में भी बहुत फालतू, मैं सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मुझे बहुत फालतू लगती थी ये चीज़ें। लेकिन जब टाइम बाई टाइम मैं जब MBBS गया, मैं जब मेरा आज यहाँ हो गया है, तब मुझे समझ आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें फालतू नहीं होती। ये सब चीज़ें उस समय हम लोग बहुत विगर में रहते हैं, जोश में रहते हैं करके, हमको उस समय पता ही नहीं चलता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ हम लॉस करते रहते हैं। और आप खुद देखोगे, इवन आपके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। आप खुद अगर जब अपने न्यूट्रिशन पे और हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो आपको खुद आपके माइंड का एक वर्किंग कैपेसिटी अलग से बढ़ता है, एक स्टेमिना बढ़ती है, ये सब चीज़ें वर्क करती है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं किसी एक बोलूँगा किसी एक आदमी को कि तू 1 महीने प्रैक्टिस कर, एक्सरसाइज कर, रोज़ दौड़, ठीक है, रोज़ 4 किलोमीटर सुबह उठ के दौड़, और एक आदमी को बोलूँगा कि तू मत दौड़, तो रोज़ सुबह ऐसी 7 बजे 8 बजे सो के उठना, तो उसमें क्या होगा कि जो मैं 1 महीने जिसको प्रैक्टिस करने बोला हूँ, वो और उसको दोनों को खड़ा करके दौड़ाऊँगा मैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो 1 महीना जो प्रैक्टिस में था, स्प्रिंटिंग प्रैक्टिस में था, उसको होगा, क्योंकि उसकी स्टेमिना ही वैसी डेवलप हो गई है, उसका पावर ही वैसा डेवलप हो गया। इसे तो हम लोग जिम क्यों करते हैं, इससे तो करते हैं। तो एक दिन मैं बोलूँगा मैं उठा ले डंबल्स, तो नहीं होता ना, उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेरे को अपनी मसल्स को ऐसे तोड़ के, पावर बना के अपने को ऐसे बिल्डअप करना पड़ता है। तो वही चीज़ है, इतना बड़ा मेरे कहने का यही मतलब था कि आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोगों को बहुत लाइट लेते हैं चीज़ों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी ये चीज़ें भी हैं कि आप अपनी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डेली लाइफ की जो एग्रेसिवनेस है, आपका जो किसी के प्रति बिहेवियर है, वो सबको नॉर्मल रखिए, लाइट रखिए, क्योंकि एट द एंड कुछ नहीं होना है, जो होना है वही होना है ना। आप पैनिक करते हैं हम लोग कि हमारा पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, अरे हम इतना पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को नहीं सोचना है, क्योंकि भगवत गीता में खुद भगवान कृष्ण ने बोला है कि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तुम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। क्योंकि देखो एट द एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको कोई फ्यूचर किसी ने देखा है, मैंने भी नहीं देखा, किसी ने देखा है, कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन हम आज जो कर रहे हैं उसे अपने पूरा बेस्ट दे के करें, ताकि हमको कल के पे ये ना हो कि भैया हमने अपनी प्रैक्टिस नहीं की, बाकी कल जो होगा उसको तो कोई जानता ही नहीं है ना, वो तो जो होना है वो तो होगा। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करिए, डेली अपना जो वर्क है, होमवर्क है, उसको पूरा करिए। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको कोई भी डाउट होता है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स नहीं मिल रहे हो, या आपको कोई मटेरियल में कोई कमी है, या कोई चीज़ आपको नीट से रिलेटेड या IT से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो हमारे आप सिद्धांता फाउंडेशन की वेबसाइट है, उसके
ईमेल कर सकते हैं उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो, जो भी किसी प्रकार का डाउट हो, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके, ईमेल करके हमारे द्वारा आप उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। आप उस चीज़ के लिए मत डरिए कि आपको क्या होगा, बस आप ईमेल करिए, आपको जो भी चीज़ लग रही है हम अपनी तरफ से जो भी होगा पूरी करने की कोशिश करेंगे। और आप अच्छे से रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उस पर बीच में ऐसा लगता है कि कभी हम ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, तो इस चीज़ से मत डरिए, बस एक कांस्टेंट फ्लो में काम करिए, करते रहिए, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक।